हेलो, गुड आफ्टरनून। आज है 30 जुलाई और ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ। जुलाई एंड में हम लोग बैठे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर में मार्केट की तो बात करेंगे, साथ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स हमारे इस स्विंग ट्रेडिंग जर्नी के लिए। ये वीडियोस बार बार कॉन्स्टेंटली और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको मोटा मोटी आपके लिए जो फ्रेमवर्क सूट करता हो उसका एक इंडिकेशन दे सकूं, और आप अपने खुद के पाथ में, जो आपका खुद का डिजाइंड पाथ होगा ना, उस पे चल के अपनी डेस्टिनेशन को रीच कर सकें। डेस्टिनेशन क्या है? पैसा कैसे बनाना है। तो आज इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, थोड़ा लंबा चल सकता है, बट बेयर विथ मी और लास्ट तक देखिएगा। बहुत लर्निंग मिलने वाली है इससे। मोटा मोटी मैं समराइज करने वाला हूँ बहुत कुछ, जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ और जो उसमें से कोई भी एक प्रोसेस आप पिक करके फॉलो कर सकते हैं और मार्केट से पैसे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं, वीडियो बंद करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और मार्केट की चर्चा चालू करते हैं। सो मार्केट, अगर हम शेयर बाजार की बात करें कि मार्केट क्या लगता है, तो उसके पहले जब हम निफ्टी की बात करेंगे तो हमको यूएस मार्केट को देखना बहुत जरूरी है। यूएस मार्केट के अंदर में दो तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, यूएस का डॉलर क्या कर रहा है। दूसरा, यूएस का यील्ड कर्व क्या कर रहा है। और तीसरा, यूएस का इक्विटी मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, ये है डॉलर इंडेक्स। आपको पता है कि डॉलर इंडेक्स मोटा मोटी एक डाउन ट्रेंड में है। देखिए, ये डाउन ट्रेंड क्लियरली आपको नजर आ रही है। लोअर हाईज एंड लोअर लोज कांस्टेंट बना रहा है। अभी 101.70 के ऊपर, 101 के ऊपर चला गया, 101.70 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ अ रिकवरी ऑफ डॉलर इंडेक्स है। बट क्या डॉलर इंडेक्स सस्टेन करेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा? आई हैव माई रिजर्वेशन। मैं काफी दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स का डाउन ट्रेंड क्लियरली क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट होना डॉलर इंडेक्स के प्रति मुझे उम्मीद कम लग रही है। लेकिन हाँ, दो फैक्टर होते हैं जो डॉलर को ड्राइव करता है। पहला फैक्टर हो गया जो यूएस का इंटरेस्ट रेट्स है ओवरऑल। तो ये यूएस का इंटरेस्ट रेट्स है 10 ईयर यील्ड कर्व। तो 10 ईयर यील्ड कर्व को आप देखोगे तो ये हल्का हल्का ट्रेंडिंग है, बट काइंड ऑफ यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, एक छोटा सा ट्रेंड कर रहा है। अगर यूएस का यील्ड कर्व 4.10 के ऊपर चला गया तो डेफिनेटली डॉलर के ऊपर में प्रेशर आएगा कि ये भी ऊपर की तरफ ब्रेक करे। और यूएस का यील्ड कर्व क्यों ऊपर जाता है? क्या रीजन होगा? सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन। अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद वापस से हो जाए तो यील्ड कर्व भी ऊपर जाएगा। तो क्या आपको यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है? चांसेस कम है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक वैसे ग्रोथ दिखाया जाए तो काफी स्लो है। और वहां जो एक डिस्ट्रप्शन आया था सप्लाई चेन का, चाइना और रशिया के इशू के कारण, तो वो ऑब्वियसली काफी सबड्यूड हो गया, बिकॉज लास्ट ईयर इन्फ्लेशन का इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स काफी कंट्रोल में आ गया है। तो चेंज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा परसेंटेज चेंज में देखा जाता है। तो जो चेंज इन इन्फ्लेशन है उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट अब नहीं होगा जो प्रॉब्ली लास्ट ईयर था। तो ओवरऑल मैक्रो, यस, मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स की अगर राय लें तो मुझे कहीं पर भी मंदी का इंडिकेशन नहीं लग रहा है, जो कि मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ। तो अगर मैं यही बात निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो निफ्टी ने बहुत अच्छा रैली दिया। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ था, निफ्टी ने अच्छा रैली दिया और निफ्टी अपने रैली को यहाँ तक कंटिन्यू किया। और यहाँ पर थोड़ा कंजेशन हो रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करे और उसके बाद में नया डायरेक्शन देने की कोशिश करे। ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज क्वाइट पॉजिटिव। ये आपको मूविंग एवरेजेस से भी दिख रहा है, और एक स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट, जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको देख के एक फील आती है कि हाँ मार्केट तेजी है, वही स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट से कहीं पर भी मार्केट के अंदर में मंदी का इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट मेरी राय ये रहेगी कि ये जो लेवल है ना, 19,573, मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए कि ये 19,550 के ऊपर का जो लेवल है, ये इसके ऊपर ही मार्केट रहना चाहिए इस वीक। इसके नीचे गिरने की संभावना कम है। एक बार मार्केट वैसे देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये अवली चार्ट है मार्केट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो एकदम लगे हुए हैं, और ये टिपिकली होता है जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो मार्केट को लीड करते हैं। और निफ्टी जो है वो हल्का सा अभी एक कमजोरी दिखा रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है वो काफी कमजोरी दिखा रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी रिवर्स होता है तो चांसेस है कि निफ्टी जो है वो यहाँ से वापस से ऊपर। तो इसका मतलब मोटा मोटी मार्केट पूरा अभी किस इंडेक्स पे डिपेंडेंट है? बैंक निफ्टी पे, कि बैंक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज बैंक्स का परफॉर्मेंस ही अल्टीमेटली मार्केट को ड्राइव करता है। एक बार मार्केट का ब्रेथ समझ लेते हैं क्या है। तो ये मार्केट का ब्रेथ जो ऊपर में काफी ओवरबॉट हो गया था, 96% तक आ गया था, 92, ये देख रहे हैं आप, ये काफी ओवरबॉट जोन में चला गया था मार्केट। तो उसके बाद मार्केट के अंदर में
हाई 19778, ये जो हाई मोटा-मोटी आप मान लीजिए 19976, ये जो हाई था ना, ये बहुत हाई डेप्थ पे मार्केट चला गया था, तो इसके बाद मार्केट करेक्ट हो गया, तो मार्केट का ब्रेथ भी जो है वो थोड़ा-सा डाइल्यूट हो गया है, व्हिच इज़ गुड। बट अभी भी मार्केट ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी भी ओवरबॉट ज़ोन में है। तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर मार्केट टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 19,500 इसके आसपास में मार्केट को काफी टाइम तक रहना पड़ेगा बिफोर हमको एक कन्विंसिंग मार्केट के अंदर में नेक्स्ट लेग ऑफ अप रैली नजर आए। ये हो गया मार्केट में निफ्टी की बात। अब एक बार मोटा मोटी निफ्टी के जो इंडाइसेस है उनको क्विकली देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू निफ्टी इंडाइसेस। तो मेरे पास यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर में सारे इंडाइसेस यहाँ पर है। तो अगर मैं क्विकली इंडाइसेस की स्टडी करूं तो रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ से अमेजिंग इसके अंदर में रैली है। मीडिया जो है वो डेगाडम करता है, मार्केट के हिसाब से चलता है, बट ये भी एक स्ट्रेंथ की तरफ दिखा रहा है। देखिए एनर्जी जो है ये भी स्ट्रेंथ की तरफ दिखा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर मैं सेक्टर्स देखूं ना, तो काफी सेक्टर जो है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और इसलिए वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। आईटी सेक्टर काफी वीकनेस दिखा रहा है। देखिए ट्रिपल टॉप आईटी सेक्टर ने बनाया है यहाँ पे, तो चांसेस काफी हाई है कि आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा कुछ हद तक, कुछ टाइम तक। और बाकी जो सेक्टर्स है, देखिए ऑटो सेक्टर है या पीएसयू बैंक्स है, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है और एक्सपेक्टेशन ये है कि आउट परफॉर्मेंस इनमें कंटिन्यू रहनी चाहिए। वेल, किस सेक्टर में काम करना है, कैसे काम करना है, इसका डिस्कशन तो बेस्ट है। स्टॉकेज का सेक्टर रोटेशन है, इसको देखिए, यहीं से स्टॉक मिलेगा। तो अपनी चर्चा चालू होती है कि स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहला तरीका स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का वो है सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन में मैंने वीडियो बना रखा है, बट आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ कि वो सेक्टर जहां पर ब्रेथ काफी हाई है, यहाँ पर आप ओवरसोल्ड जोन पे मत, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में मत आइएगा। बिकॉज सेक्टर्स के अंदर में अगर ओवरबॉट होता है तो काफी टाइम तक वो ओवरबॉट रह सकता है। जैसे शिप बिल्डिंग ओवरबॉट है काफी टाइम तक। अल्कोहल, अल्कोहल बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, चलिए इसके अंदर चलते हैं एंड लेट्स गेट इनसाइड द सेक्टर और इंडस्ट्री वाइज देखते हैं। तो अल्कोहल में एक ही इंडस्ट्री है, ब्रीवरीज एंड डिस्टिलरीज। इसके अंदर में अगर चलें तो इसका ब्रेथ का ट्रेंड देखते हैं कि कब से ये पॉजिटिव है। ये देखिए यहाँ पर काफी टाइम से ये पॉजिटिविटी है, इसके जुलाई फर्स्ट से ही, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ही ये सेक्टर पॉजिटिव है। और यहाँ पर अगर मैं डिलीवरी ट्रेंड देखूं स्टॉक वाइज, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक के अंदर में ज्यादा अभी डिलीवरी का एक्शन हुआ। तो यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसके अंदर में डिलीवरी का एक्शन हुआ है। राडिको खैतान देखिए लास्ट 7 दिन से डिलीवरी हुई है। टीटानगर में डिलीवरी, ये ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर में ग्लोबल स्पिरिट के अंदर में इंटरेस्ट है लोगों का। तो अगर मुझे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है इसमें से, तो सिंपल सा गणित है कि अगर कोई भी स्टॉक जो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सारे वही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसी पे दिमाग लगाना चाहिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, राडिको खैतान, सूला, ये सारे जो स्टॉक है ये जबरदस्त है, स्ट्रेंथ है और इन्हीं में ही हमको अपना अपना फोकस रखना चाहिए। तो अगर आप इनका स्टैंड अलोन चार्ट देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट के अंदर चलते हैं और एच चार्ट के थ्रू हम स्टॉक आइडेंटिफाई देखते हैं कि इसका ट्रेंड, ओ वाओ, ये देखिए ये कब से रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखिए ये तब से रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। ये प्राइस तकरीबन ये 800 के करीब था और अभी ऑलरेडी 1000 रुपए हो गए। तो ये स्ट्रेंथ देखिए इसकी, और पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंटली इसमें और बरकरार रहेगी। सेकंड स्टॉक को देखते हैं जो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, वो है यूनाइटेड ब्रीवरीज। यूनाइटेड ब्रीवरीज का अगर मैं चार्ट देखूं तो इसके अंदर में स्ट्रेंथ है। आरएसएस का अभी जीरो के ऊपर आया है, आरएसआई मोमेंटम है, तो इसमें स्ट्रेंथ है। डेफिनेटली इसमें नया स्ट्रेंथ इमर्ज हुआ है। तो उन दोनों स्टॉक के बीच में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है इसमें फ्रेश, तो कहते हैं ना तरोताजा, तरोताजा इसके अंदर में स्ट्रेंथ आया है। तो इसमें काम डेफिनेटली हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए, करने का। उसके बाद राडिको खतान, ये स्टॉक काफी दिनों से स्ट्रेंथ में है। इनफैक्ट इसके बारे में बात मैंने काफी दिन पहले भी किया था कि देखिए यहाँ पर इसके अंदर में स्ट्रेंथ इमर्ज हुई थी, आरएसपी जीरो के ऊपर था और उसके बाद से ये स्टॉक जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो पॉसिबली इस स्टॉक के ऊपर में भी दिमाग रखा जा सकता है, थोड़ा बहुत एलोकेशन। मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि ऐसा मत करो कि कल जाके पूरा पैसा डाल दो इन स्टॉक्स में। अगर आप मोमेंटम प्ले करते हो तो हमेशा मोमेंटम को राइड करना बहुत जरूरी है। और मोमेंटम राइड करने का तरीका क्या है? मोमेंटम राइड करने का तरीका होता है कि छोटे क्वांटिटी से पोजीशन को बिल्ड करो और धीरे धीरे फिर उस पोजीशन को राइड करो। तो ये स्टॉक्स जो है ओवरऑल अल्कोहल्स वाला जो डोमेन है
वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा एविएशन है, टेलीकॉम, टेलीकॉम कितना स्ट्रेंथ है, कितने दिनों से देखिए टेलीकॉम में पर्टिकुलरली सर्विस प्रोवाइडर्स में काफी स्ट्रेंथ है। अगर आप इनका ब्रेथ को हिस्टोरिकली एनालाइज करो, लुक एट द ब्रेथ, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल दिखा रहा है। और अगर आप इनके टेक्निकल्स भी देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आएगा कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। भारती टेलीकम्युनिकेशन, इंडस टावर, वोडाफोन, टाटा टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन यहाँ दिख नहीं रहा, पर टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे, ये टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे स्टॉक्स काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो ये तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ इसमें नजर आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर इसने रैली चालू की, फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया, अभी नया रैली इसने चालू किया, तो और आरएसपी इसका काफी दिनों से पॉजिटिव है। तो टाटा कम्युनिकेशन एक स्टॉक है जिसको हम देख सकते हैं। बेसिकली सेक्टर रोटेशन एक तरीका होता है स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने का, और अगर आप सेक्टर रोटेशन को फॉलो करते हैं तो सिर्फ उसी को फॉलो करिए और करते जाइए। मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलता हूँ, देखिए भगवान तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, आपको कोई ना कोई एक रास्ता पकड़ना होगा, बिकॉज हर रास्ता अल्टीमेटली उसकी तरफ जाता है, हर मंदिर अल्टीमेटली उधर ही जाता है। तो आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा। सेक्टर रोटेशन कैन बी वन रास्ता। नंबर टू, डेरिवेटिव एनालिटिक्स, जिससे आपको एफएनओ के अंदर में जो स्टॉक्स है उसमें किसमें क्या पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, इसको अगर हम देखें और इससे पोजीशन बनाने की कोशिश करें तो मिल सकता है। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर में देखिए काफी अच्छी डिलीवरी हुई है, एट द सेम टाइम ओआई भी बिल्डअप हुआ, प्राइस एक्शन भी है, तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक हमको यहाँ से अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी अभी सजेस्ट कर रहा है कि ये जो प्रीवियस स्विंग आई था इसको इसने ब्रेक किया, आरएसपी पॉजिटिव, आरएसआई भी इसका पॉजिटिव है, तो पॉसिबली ये स्टॉक भी यहाँ से मोमेंटम दे सकता है। बट डेरिवेटिव एनालिटिक्स में बहुत केयरफुली काम करना होता है, क्योंकि ऑपरेटर हमको बेवकूफ भी बना सकता है, तो हमको रिवर्सल बहुत जल्दी एक्ट करना होता है, नहीं तो स्टॉक पड़ा रह जाएगा और ओपन इंटरेस्ट खड़ा रह जाएगा। उसके अलावा तीसरा, प्रो पैटर्न में चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न आई थिंक हमारी इंडिया में सबसे बड़ा इनोवेशन हमने किया स्टॉकेज के अंदर में, और जबरदस्त वर्क कर रहा है। इनफैक्ट चार्ट पैटर्न के अंदर में दो फिलोसॉफीज है, ध्यान रखिएगा, एक रिसेंट और एक पास्ट। रिसेंट का मतलब हो गया जो अभी एक्टिव है, और पास्ट मतलब जो हो चुका है। एग्जांपल दिखाता हूं पास्ट में कुछ एग्जांपल देते हैं कि कैसे क्या इंपैक्टफुल हुआ चार्ट पैटर्न। आप देखिए स्टॉक पकड़ते हैं वैभव ग्लोबल, वैभव ग्लोबल में एक ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक कुछ टाइम तक रहा, फिर उसके बाद वो पैटर्न टर्मिनेट हो गया, या ब्रेकआउट आया और प्राइस एक्शन यहां से लेके यहां तक वाला एक्शन ऑलरेडी इसने कंप्लीट कर लिया, इसलिए ये कंक्लूड हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि चार्ट पैटर्न या कोई भी तरह का साइंटिफिक क्वांटिटेटिवली जो स्टॉक प्राइस एक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट भी होता है। टर्मिनेशन कैन बी प्राइस बेस्ड टर्मिनेशन और टाइम बेस्ड टर्मिनेशन। जैसे ये जिलेट का देखिए, अच्छा ब्रेकआउट आया और अच्छा इसके बाद मूवमेंट दिया, तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये कवर कर लेता है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ये अपने आप ही ये पास्ट के अंदर में चला जाएगा, राइट। और रिसेंट का मतलब हो गया कि वो स्टॉक्स जिनमें अभी भी चार्ट पैटर्न एक्टिव है और टर्मिनेट नहीं हुआ है। जैसे तरोताजा अभी चार्ट पैटर्न आया है दीपक फर्टिलाइजर का, ये शॉर्ट साइड में चार्ट पैटर्न आया है, तो जो लोग शॉर्ट करना जानते हैं उन्हीं को ही एडवाइस है कि आप यूज कर सकते हैं। गुजरात स्टेट पेट्रो, ये भी शॉर्ट पैटर्न में, देखिए जब इधर का नीचे का जा रहा है तो चांसेस है कि गिरेगा, ऊपर जा रहा है तो चांसेस है कि बढ़ेगा। तो आपको ऑब्वियसली एक एक चार्ट पैटर्न को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें जजमेंट लगाना होगा। पीवीआर देखिए, अच्छा पैटर्न ऊपर की तरफ है, अब चांसेस है कि ये अपना मूवमेंट ऊपर का कंटिन्यू कर सकता है। मैंने एक मॉडल बना रखा है, मैंने चार्ट पैटर्न और मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ को दोनों को कंबाइन कर रखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पीवीआर है, अब पीवीआर के अंदर में हमको ऊपर का ब्रेकआउट नजर आया, अब मैं आरएस और आरएसआई दोनों को कंबाइन करूंगा और देखूंगा क्या इसमें आरएस स्ट्रेंथ नहीं, इसमें आरएस स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। तो बेसिकली मैंने एक लेवल पे फिल्टरिंग कर दिया कि इस चार्ट से, चार्ट पैटर्न जब मुझे स्टॉक आइडेंटिफाइड होंगे और अगर वो मेरे रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क के अंदर बैठते हैं, तभी मैं उनके अंदर में पोजीशन बनाऊंगा। जैसे जैसे ये देखिए, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये मेरे रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क में अभी बैठ रहे हैं, तो मैं इसके अंदर में पोजीशन बना सकता हूँ क्योंकि चार्ट पैटर्न सेटिस्फाइड है। और इसका स्टॉप लॉस होगा ये जो प्रीवियस स्विंग लो, ये जो स्विंग लो बनाया था चार्ट पैटर्न में, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो 378 पे घुस के 340 का स्टॉप लॉस, मतलब ये स्टॉप लॉस हो गया 38 पॉइंट का, विच इज ऑलमोस्ट 10%। क्या मैं 10% स्टॉप लॉस का काम करूंगा? नहीं करूंगा। चार्ट पैटर्न में मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 5%,
और मेरा टेक प्रॉफिट होना चाहिए 10 से 15%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे चार्ट पैटर्न यूज करके हम लोग एक मॉक पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल पैसा लगा के 1 लाख रुपया पर स्टॉक के हिसाब से लगा के हम लोग मॉक पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं, और उसका मैं परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहता हूँ जस्ट एज एन इलस्ट्रेशन। मैं आपको कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये करो और ऐसे पैसे बनेंगे वैसे पैसे बनेंगे, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको इलस्ट्रेशन के रूप में बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 मई से चार्ट पैटर्न यूज किया होता विथ माई मॉडल कि स्टॉक आया चार्ट पैटर्न में और उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने एंट्री और एग्जिट किया मैंने स्विंग लो तोड़ने पे, तो 25 लाख रुपए का अभी तक का जो अब इन्वेस्टमेंट है जो ओपन है उसको आप बुक्ड पीएल होता है 1,40,000 और रनिंग होता 75,000, मतलब 25 लाख पे ऑलरेडी एक 2 लाख तकरीबन 2,20,25,000 रुपया, मतलब 10% का रिटर्न मई से लेके अभी तक मई जून जुलाई में आ गया होता। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% अचीव होगा ही हर बार, बट जितना हमने बैक टेस्टिंग किया है, जितने हमने इस पे वर्किंग की है, चार्ट पैटर्न पे ही अगर कोई काम करे तो कम से कम 25 से 30% CAGR रिटर्न जनरेट कर सकता है, बट चार्ट पैटर्न को बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही फोकस्ड वे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके अलावा स्ट्रैटेजीज है, कुछ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज जैसे बुलिश स्ट्रैटेजी, ईगल स्ट्रैटेजी, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपकी बनाई हुई है जिन स्ट्रैटेजीज पे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक चीज, अगर एक मेथड अडॉप्ट कर लिए हैं तो उसी मेथड पे लंबी अवधि के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, बार बार मेथड्स को चेंज मत कीजिए। कम से कम 6 महीने तक एक मेथड को टेस्ट कीजिए, फ्रंट टेस्ट करिए, छोटा पैसा लगा के काम करिए, और अगर लगने लगे कि नहीं वो मेथड मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, आपको बैक टू बैक 3 से 4 लॉस दे दिया है, तब वो मेथड को क्वेश्चन करिए। सो बेटर इज टू डू अ स्ट्रेटेजी वाइज डाइवर्सिफिकेशन, कि कुछ पैसे में ईगल में लगा देता हूँ, कुछ पैसे चार्ट पैटर्न में लगाता हूँ। इस तरह से आप अपना स्विंग ट्रेडिंग जर्नी को और बेटर तरीके से बिता पाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से संडे को एक आपके लिए होमवर्क, एक एनालिसिस, ब्रॉडर मार्केट का व्यू दे दिया और मैंने आपको तरीके भी बता दिए स्विंग ट्रेडिंग करने का। मैं लास्ट एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली हम सब जितने भी लोग इस मार्केट में लगे हुए हैं, हम सब के पास में रिवॉल्वर है, सबके अपने अपने तरीके के रिवॉल्वर है, कोई कॉमन रिवॉल्वर लेके नहीं बैठा है। लेकिन जो रियल रियल डिफरेंशिएशन आता है कि किसका निशाना सबसे अच्छा है। तो फाइनली आप अपने आप को तैयार करिए, नहीं करेंगे तैयार तो कोई भी आपको पैसा बना के नहीं देगा। हम सब इतना साल से लगे हुए हैं, वी ऑल हैव बीन इन देयर मार्केट फॉर मेनी इयर्स नाउ, एंड इतनी एफर्ट लगती है तब जाके इतने साल के बाद में अपने आप को खड़ा कर पाए, तो आप भी कर सकते हैं। बस खाली ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए और बिलीव रखिए कि नहीं, मुझे मुझे ही अपने अपने बलबूते पे काम करना, मुझे किसी के सुन के काम नहीं करना। स्पेशली जब आप स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अगर आपका एंट्री एग्जिट वेल डिफाइंड नहीं है तो आप शेयर बाजार से पैसा नहीं बना पाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, और यही मेरा पर्पस है ये पूरा चैनल चलाने का। एंड ऑब्वियसली मैं आपको पावर ऑफ स्टॉकेज बताता हूँ, बिकॉज स्टॉकेज इतना प्यारा टूल है, इतना जबरदस्त एफर्ट डाल के हमने बनाया और इसको कांस्टेंट इंप्रूव कर रहे हैं कि हर इंडिया में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि नहीं पैसा बनाता था, थैंक्स टू लार्ज ब्रोकर जो आपको पैसा बनाने नहीं देते थे, आपके हाथ में पावर आ गया। अब आप चाहें तो बना सकते हैं, बस चाह तो अल्टीमेटली आपकी है, आप ही को ही लगना पड़ेगा। बिकॉज फिर रिपीट करता हूँ, खुद मरे स्वर नहीं मिलेगा। थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।